बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारे पास दो किस्म के फिजिकल क्वांटिटीज है, स्केलर एंड वेक्टर्स। स्केलर्स आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटीज है जिसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड काफी होता है, डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं होती, उनको हम स्केलर्स कहते हैं। मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस एटसेट्रा। ठीक है, ये आपके पास स्केलर्स है। याद रखिए, अगर हम स्केलर्स को डील कर रहे हैं तो आम मैथमेटिकल रूल्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हम आम नंबर्स को ऐड करते हैं, इसी तरह आप टाइम्स को भी ऐड करें, मास को भी ऐड कर सकते हैं। जिस तरह हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो स्केलर्स को भी आप उसी तरह ही सब्ट्रैक्ट, ऐड, मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और वेक्टर्स आपके पास वो फिजिकल क्वांटिटी जिसको स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी हो, उसको हम वेक्टर कहते हैं। ठीक है, मास आप देखिए, अगर मैं कह दूं कि द मास ऑफ अ बॉडी इज 10 किलोग्राम, बस काफी है इसको समझने के लिए। मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूं कि अगर आप दुकान में जाए और दुकानदार को आप कह दें कि मुझे 1 किलोग्राम शुगर दे, तो दुकानदार समझ जाते हो आपको 1 किलोग्राम शुगर देगा। स्केलर है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। कभी आपने इस तरह नहीं कहा होगा कि मुझे 1 किलोग्राम शुगर दे आसमान की तरफ या मशरिक की तरफ या मगरिब की तरफ। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द टाइम, तो आप कहते हैं 1 o'clock, काफी है उसको समझने के लिए। कभी आपने ये नहीं कहा होगा कि 1 o'clock आसमान की तरफ और 2 o'clock हमारे घर की तरफ। नो, सो स्केलर्स की स्पेसिफिकेशन के लिए डायरेक्शन का होना जरूरी नहीं होता, लेकिन वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना जरूरी होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का होना जरूरी होता है वेक्टर को स्पेसिफाई करने के लिए। ठीक है, तो वेक्टर दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, अब देखिए, वेक्टर के दो रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आप एक लाइन को ड्रॉ करते हैं विद एरोहेड। आप एक लाइन को ड्रॉ करते हैं विद एरोहेड। ठीक है, तो आपके पास जो लेंथ है, लेंथ आपको किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? लेंथ आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, और जो हेड आपके पास जो है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ग्राफिकली आप वेक्टर को इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सिंबॉलिकली अगर मैं लिख लूं ए वेक्टर, ये आपके पास ए वेक्टर, ये आप बोल्ड फेस लेटर में लिख लें। ठीक है, बोल्ड फेस लेटर में लिख लिया, इस तरह आप लिख लें, ये आपके पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, वेक्टर में। अच्छा, अब आपके पास वेक्टर अलजबरा रूल्स, वेक्टर अलजबरा रूल्स है आपके पास। अगर मैं दो वेक्टर्स को ऐड करूं, रिजल्टेंट आपके पास वेक्टर आना चाहिए। फर्स्ट, सेकंड, वेक्टर प्लस वेक्टर मस्ट बी अ वेक्टर। ठीक है, वेक्टर प्लस स्केलर, याद रखिए ये हमेशा वेक्टर प्लस स्केलर ही होगा। इसका मतलब है कि वेक्टर और स्केलर आप ऐड नहीं कर सकते, वेक्टर और स्केलर आप ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप वेक्टर को ले, ठीक है, और उसको आप एक दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो ये आपको या तो स्केलर देगा या आपको क्या देगा? वेक्टर देगा, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और स्केलर प्रोडक्ट आपके पास जो है आंसर आएगा। अगर आप एक स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट मस्ट बी अ वेक्टर। और इसके साथ एग्जांपल है P इज इक्वल टू mv, मास इज अ स्केलर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगा, वेयर मोमेंटम इज अ वेक्टर। ठीक है, अगर आप किसी स्केलर नंबर को 1 2 3 वगैरह, ये स्केलर नंबर है, अगर आप वेक्टर के साथ स्केलर नंबर मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तब भी आपके पास वेक्टर आएगा। और सिक्स्थ रूल आपके पास ये है, वेक्टर डिवाइड बाय वेक्टर, दिस इज नॉट पॉसिबल। याद रखिए, वेक्टर डिवीजन आपके पास है, दिस इज नॉट पॉसिबल। वेक्टर डिवीजन आपके पास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखिए। तो इसका मतलब है कि वेक्टर्स को आप वेक्टर के साथ ऐड कर सकते हैं, स्केलर और वेक्टर को आप ऐड नहीं कर सकते। अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो आपको स्केलर भी दे सकता है या वेक्टर भी दे सकता है। अगर आप स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट आपके पास क्या होगा? वेक्टर होगा। अगर आप एक स्केलर नंबर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट आपके पास वेक्टर होगा। ठीक है, वेक्टर डिवीजन आपके पास है, दिस इज नॉट पॉसिबल। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस एक्स वाई, दिस इज जेड। ठीक है, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस आपके पास, ये 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये भी 90, ये भी आपके पास 90, ये भी आपके पास 90। ठीक है, एंड दे ओवरलैप एट अ सिंगल पॉइंट,
और जो ओवरलैपिंग पॉइंट होते हैं इसको हम ऑरिजिन कहते हैं। इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं इनटू प्लेन एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स। इसको हम प्लेन्स में 2D में भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और याद रखिए, अगर मैं एक्स वाई जो है डायमेंशन सिस्टम लू और मैं एक वेक्टर को अगर बना रहा हूं, ठीक है, तो ये आपके पास ए वेक्टर, दिस इज थीटा, ठीक है। ये थीटा आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में बताता है। थीटा आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में बताता है, ठीक है। और ओरिजिन से हम इसको ड्रॉ करते हैं। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके पास थीटा जो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर के बारे में बताता है। अच्छा, एडिशन ऑफ वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, अगर हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करें टू गेट अ सिंगल वेक्टर, ठीक है, और उस सिंगल वेक्टर का जो इफेक्ट होगा वो तमाम वेक्टर्स जिसको हमने ऐड किया है उसके इफेक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं हेड टू टेल रूल, ठीक है। और इसको मैं ग्राफिकल मेथड भी कहता हूं। दिस इज ऑल्सो नोन एज ग्राफिकल मेथड, ठीक है। और सेकंड आपके पास जो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड, और इसको हम एनालिटिक मेथड भी कहते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ वेक्टर का डेफिनेशन आपको पता है, अगर हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करें टू गेट अ सिंगल वेक्टर whose effect will be same as that of all vectors which we are aided. फॉर एग्जाम्पल, एक मास पे 4 बंदे फोर्स लगा रहे हैं और हर एक बंदा 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो टोटल 40 न्यूटन फोर्स। अगर 4 बंदों के बजाय एक बंदा उस पर फोर्स लगा ले 40 न्यूटन का, तो वो चारों के इफेक्ट के बराबर होगा, ठीक है। तो एडिशन में हम दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते टू गेट अ सिंगल वेक्टर, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो हेड टू टेल रूल है जिसको हम ग्राफिकल मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखें, ये आपके पास लेस एक्यूरेट होता है, लेस एक्यूरेट, बट दिस इज मोर इंफॉर्मेटिव, दिस इज मोर इंफॉर्मेटिव, ठीक है। और ये आपके पास होता है दिस इज मोर एक्यूरेट, दिस इज मोर एक्यूरेट बट दिस इज लेस इंफॉर्मेटिव, ठीक है। दोनों आपके पास एमसीक्यू पॉइंट्स है इस एडिशन ऑफ वेक्टर्स में। लेस एक्यूरेट, ग्राफिकल मेथड लेस एक्यूरेट है, क्यों? क्योंकि ग्राफिकल मेथड में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हैं, एरो से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो अगर आप डिवाइस इस्तेमाल करते हैं तो जरूर उसमें आपके पास एरर आएगा, क्योंकि आपको पता है द मैक्सिमम पॉसिबल एरर इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ अ डिवाइस, तो जरूर उसमें एरर होगा। तो वो एरर आपके पास स्केल में भी आएगा, ठीक है। और मोर इंफॉर्मेटिव, चूंकि डायग्राम से आप देखते हैं इधर से गया इस साइड पे फिर इस साइड से, तो आप डायग्राम से तमाम इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड है जिसको हम एनालिटिक मेथड भी कहते हैं। दिस इज मोर एक्यूरेट और लेस इंफॉर्मेटिव। ये मोर एक्यूरेट क्यों है? मोर एक्यूरेट क्यों है? मोर एक्यूरेट इसलिए है क्योंकि इसमें हम रूलर का इस्तेमाल नहीं करते, हम सिंपली एक्स कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं आम एनालिटिक मेथड से, ठीक है। वाई कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं आम एडिशन एनालिटिक, जिस तरह हम नंबर्स ऐड करते हैं उस तरह हम डायग्राम ड्रा नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसमें एरर नहीं होता, तो मोर एक्यूरेट। और इसमें चूंकि फिगर नहीं होता तो लेस इंफॉर्मेटिव। आप देखिए ना, मैप जो होता है ना, मैप वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, तो मैप को देखकर आप सब कुछ बता सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास जो है लेस एक्यूरेट, मोर इंफॉर्मेटिव, ये आपके पास मोर एक्यूरेट बट लेस इंफॉर्मेटिव है आपके पास, ठीक है। अब यहां पर एडिशन ऑफ वेक्टर्स में हम हेड टू टेल रूल को लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक वेक्टर है, दिस इज ए, और ये आपके पास बी वेक्टर है। और याद रखिए एक बात, जब हम लेते हैं ना द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, इसका मतलब ये होता है इट मीन्स द डिफरेंस इन द डायरेक्शन, द डिफरेंस इन द डायरेक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स, द डिफरेंस इन द डायरेक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो इसको बेसिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर मैं आपको कह दूं कि द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 30 डिग्री, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि द डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स इज 30 डिग्री। अगर मैं कह दूं द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये कि दोनों वेक्टर्स के डायरेक्शन में 90 डिग्री का फर्क होता है। सो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मींस द डिफरेंस इन द डायरेक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। अब देखिए, ये आपके पास ए का डायरेक्शन है और ये बी का, तो दिस इज थीटा, हम इस एंगल को लेते हैं, ठीक है। ये आपके पास एंगल की डायरेक्शन आपके पास ये है, ये ए यूनिट वेक्टर, इसका डायरेक्शन ये है, तो हम एंगल बिटवीन द डायरेक्शंस ऑफ टू वेक्टर्स लेते हैं, ठीक है।
ये आपके पास क्या होगा? दिस इज अ रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी, विच इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, तो यहां पर हम ए प्लस बी लेते हैं। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू ए प्लस बी, द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स, द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द रिजल्टेंट। ये आपके पास वेक्टर का सम है। और अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द पॉसिबल एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो एंगल तो कुछ भी पॉसिबल होता है बिटवीन द टू वेक्टर्स। पहली बात तो आप लोग ये याद रखिए कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज अ कम्यूटेटिव। ए प्लस बी दिस इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो इसका मतलब आपके पास ये होता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ वेक्टर आपके पास है, दिस इज कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में अगर आप वेक्टर्स की पोजीशंस को चेंज कर जाए, रिजल्टेंट वेक्टर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आप वेक्टर एडिशन में वेक्टर्स की पोजीशन को चेंज कर जाए तो रिजल्टेंट वेक्टर पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि एडिशन ऑफ वेक्टर इज कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, सारे प्रॉपर्टीज एडिशन ऑफ वेक्टर ओबे करता है। आपके बुक में नहीं, वैसे मैंने आपको बता दिया। हाँ, ये है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। The addition of vector is a commutative। अच्छा, ये आपके पास वेक्टर सम है। अच्छा, एक होता है मैग्नीट्यूड का सम और एक वेक्टर सम आपके पास होता है। ठीक है, फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ आर, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर मैं मालूम करूं तो इसके लिए पाइथागोरस फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट। ये मैग्नीट्यूड का फार्मूला है पाइथागोरस थ्योरम कि आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा अंडर द रूट, ये रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। और ये थीटा आपके पास क्या है? दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो ए का मैग्नीट्यूड अगर आपको पता है, बी का मैग्नीट्यूड अगर आपको पता है और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स आपको पता है, तो आप रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर मैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिख लेता हूं, सम इंपोर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, कुछ एमसीक्यूज पॉइंट्स है आपके पास, और वो आपके पास क्या है? नंबर फर्स्ट, रिजल्टेंट वेक्टर इज मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल सम। ठीक है, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल सम, ये आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल सम है। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है? दिस इज ओनली पॉसिबल व्हेन एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज अ जीरो। तो याद रखिए, अगर वेक्टर्स पैरेलल हो तो वो आपको मैक्सिमम पॉसिबल सम देगा, वो आपको मैक्सिमम पॉसिबल सम देगा। इसका स्टेटमेंट क्या होगा? द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स, द सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स is equal to the magnitude of a resultant vector, then the angle between the two vectors will be zero, and this is the maximum possible sum। और याद रखिए, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता, और मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर अगर मैं लूं रिजल्टेंट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, ये आपके पास अंडर रूट है। ठीक है, सो दिस इज पॉसिबल व्हेन द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर वेक्टर्स आपके पास परपेंडिकुलर हो तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट आपके पास होगा दिस विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर्स। द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, एंड ये आपके पास पॉसिबल है इफ द वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। बाकी ये फार्मूला आपको किसी भी एंगल पे नहीं मिलेगा। और देखिए, मेन फार्मूला यही है, अगर ये फार्मूला आप देखें थीटा 0 तो cos 0 is 1, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अंडर द रूट a प्लस बी होल स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा। अगर थीटा को मैं 90 पुट करूं तो cos 90 is a 0, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। तो देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? 90 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा। थर्ड आपके पास जो है R is equal to A minus B और R is equal to B minus A। याद रखिए, ये आपके पास मिनिमम पॉसिबल सम है, दिस इज द मिनिमम पॉसिबल सम। ठीक है, और ये कब पॉसिबल है, किस एंगल पे पॉसिबल है?
व्हेन द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। अगर वेक्टर्स आपके पास एंटी पैरेलल हो तो फिर आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो मिनिमम होगा। तो जब वेक्टर्स पैरेलल हो वो आपको मैक्सिमम पॉसिबल सम देगा, जब वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो वो आपको मिनिमम पॉसिबल सम देगा। और ये बात याद रखिए, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और मिनिमम से कभी भी कम नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैं अगर इसको जनरली लिख लो, अगर मैं इसको जनरली लिख लो फॉर इनर एंगल, ठीक है, और इनर एंगल आपको पता है थीटा इज लेस देन 180 डिग्री एंड ग्रेटर देन 0 डिग्री। ठीक है, 180 और 0 इसमें पॉसिबल नहीं है, तो रिजल्टेंट आर मैक्सिमम से कम होगा और आर मिनिमम से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगर इनर एंगल की हम बात करें तो रिजल्टेंट वेक्टर आर मैक्सिमम से कम होगा और मिनिमम से ज्यादा होगा। ठीक है, और अगर मैं लू फॉर ऑल रेंज ऑफ एंगल, फॉर ऑल रेंज ऑफ एंगल्स, ठीक है, तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर आर मैक्सिमम के बराबर भी हो सकता है और आर मिनिमम के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, आर मिनिमम से ज्यादा भी हो सकता है और मैक्सिमम से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो याद रखिए रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता, मिनिमम से कम नहीं हो सकता। मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल। मिनिमम कब होगा, व्हेन द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। और अगर पैरेलल और एंटी पैरेलल ना हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान होगा। अब देखिए, मैं अगर आपसे क्वेश्चन करूं, एक एमसीक्यू, व्हाट इज द पॉसिबल सम, व्हाट इज द पॉसिबल सम ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, टू वेक्टर्स 10 यूनिट एंड 6 यूनिट। ठीक है, व्हाट इज द पॉसिबल सम ऑफ टू वेक्टर्स 10 यूनिट एंड 6 यूनिट। ठीक है, ए ऑप्शन आपके पास जो है 18 यूनिट, बी ऑप्शन आपके पास जो है 3 यूनिट, ठीक है, सी ऑप्शन आपके पास जो है 12 यूनिट और डी ऑप्शन आपके पास जो है 60 यूनिट। ठीक है, व्हाट इज द पॉसिबल सम ऑफ टू वेक्टर्स 10 यूनिट एंड 6 यूनिट। इसका बहुत आसान तरीका है, आप क्या करें, जल्दी से दोनों को सम करें। 10 + 6 16, ये मैक्सिमम पॉसिबल सम होगा। ठीक है, 10 + 6 16, ये मैक्सिमम पॉसिबल सम होगा, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है, 16 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है, तो ये दो कट गए। अच्छा, फिर डिफरेंस निकालें, 10 - 6 4 से कम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 4 से लेकर 16 तक ये आपको सम दे सकते हैं ये दोनों, तो ये 12 देखे, ये मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट इज द पॉसिबल सम, तो पॉसिबल सम आपके पास जो होगा वो मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता, मिनिमम से कम नहीं हो सकता, मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान पॉसिबल है। मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, व्हाट इज द पॉसिबल सम ऑफ टू फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 15 Newton if they are not parallel nor anti-parallel. ठीक है, what is the possible sum of two forces 20 Newton and 15 Newton if they are not parallel nor anti-parallel. ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन क्या है, 20 + 15 35 न्यूटन, बी ऑप्शन 20 - 15 5 न्यूटन, सी ऑप्शन 38 न्यूटन और डी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज फॉर एग्जांपल 25 न्यूटन। तो देखिए 20 + 15 35, ये मैक्सिमम से, ये आपके पास 35 मैक्सिमम पॉसिबल सम है, और मैक्सिमम तो तब होगा, ठीक है, जब वो पैरेलल होगा, लेकिन आपको बताया गया ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं है, और आपको ये भी बताया गया कि एंटी पैरेलल भी नहीं है। तो 20 - 15 हम एडिशन तब करते हैं व्हेन दे आर पैरेलल, हम सब्ट्रैक्शन तब करते हैं व्हेन दे आर एंटी पैरेलल। ठीक है, 20 - 15 5, ठीक है, जब एंटी पैरेलल होगा, और आपको बताया गया कि एंटी पैरेलल नहीं है। 20 + 15 35, 38 इससे ज्यादा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप 25 को देखें तो ये आपके पास मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान आपको आंसर दे रहा है। ठीक है, तो 25 न्यूटन आपके पास आंसर होगा। तो देखिए, मुख्तलिफ बुक्स में और प्रीवियस पेपर्स में अगर आप देखें तो इस किस्म के एमसीक्यूज है कि व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल सम या व्हाट इज द पॉसिबल सम। तो इस किस्म के क्वेश्चंस में जल्दी दोनों को ऐड करो, वो मैक्सिमम पॉसिबल सम होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, वो मिनिमम पॉसिबल सम होगा। मैक्सिमम से ज्यादा नहीं हो सकता सम, मिनिमम से कम नहीं हो सकता। तो फिर देखिए आपसे क्या मांगा गया है, खुद ब खुद जो है आपको पता चल जाएगा। अच्छा, एक बात याद रखें, वेक्टर सम से आप एंगल के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। अगर मैं आपसे पूछूं एमसीक्यू, R is equal to C + D, R is equal to C + D, then
what is the possible angle, what is the possible angle between C and D, C और D के दरमियान पॉसिबल एंगल क्या होगा? ए ऑप्शन 0 डिग्री, बी ऑप्शन 45 डिग्री, सी ऑप्शन 30 डिग्री और डी ऑप्शन ऑल आर पॉसिबल, ऑल आर पॉसिबल। एक बात जहन में बैठा दे कि वेक्टर सम से आप एंगल के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, वेक्टर सम से आप एंगल के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते। और अगर आपको वेक्टर सम गिवन हो, वेक्टर सम, अगर आपको वेक्टर सम गिवन हो तो इसका मतलब सी और डी के दरमियान कोई भी एंगल पॉसिबल है, तो ऑल आर पॉसिबल। अगर मैं इस तरह लिख लो r इज इक्वल टू द सम ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी, तो ये सिर्फ 0 डिग्री पे पॉसिबल है। ये मैग्नीट्यूड का सम है और वो आपके पास वेक्टर सम है। सी डी मैंने लिए तो मैं यहां पर सी और डी ले लूंगा, तो मैग्नीट्यूड का सम वो 0 डिग्री पे पॉसिबल है। और वेक्टर सम आपके पास जो है, वेक्टर सम आपके पास जो है उसके लिए कोई भी एंगल आपके पास पॉसिबल है। वेक्टर सम से आप एग्जैक्ट एंगल के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते, ये बात याद रखिए, ठीक है। तो ये आपके पास जो है एडिशन ऑफ वेक्टर है। यहां पर मैं डिस्कस कर चुका हूं कि अगर आपके पास वेक्टर सम गिवन हो r इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a और b के दरमियान कोई भी एंगल पॉसिबल है। वेक्टर सम से आप एग्जैक्ट एंगल के बारे में नहीं बता सकते, ठीक है। हां, मैग्नीट्यूड से आप बता सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है, ये आपके पास मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है। तो मैं अगर एक एमसीक्यू बना लूं, ठीक है, मैं अगर एक एमसीक्यू बना लूं कि r इज इक्वल टू a प्लस बी एंड रिजल्टेंट वेक्टर मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab अंडर द रूट, तो मैं आपसे पूछ सकता हूं what will be the angle between the two vectors? Theta is equal to dash between a and b. a और b के दरमियान एंगल आपके पास क्या होगा? तो देखिए, ये मैग्नीट्यूड के फार्मूले से आप एंगल के बारे में बता सकते हैं, एग्जैक्ट एंगल के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए फार्मूले में 2ab cos थीटा है, यहां पर ab है, तो मैं अगर लू 2ab cos थीटा, इसके बजाय यहां पर ab है, so ab and ab is cancel, 2 cos थीटा is equal to 1 या cos थीटा is equal to 1 divided by 2। तो मैं एंगल क्या लू कि cos थीटा आपको 1 divided by 2 वैल्यू दे, हाफ वैल्यू आपको दे, ठीक है। तो 45 डिग्री, बी ऑप्शन आपके पास 30 डिग्री, सी ऑप्शन आपके पास 60 डिग्री और डी ऑप्शन आपके पास 0 डिग्री, ठीक है। तो थीटा आपके पास होगा इट विल बी 60 डिग्री, ये आपके पास 60 डिग्री होगा क्योंकि cos 60 आपके पास जो है ये आपको हाफ वैल्यू देगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखिए 2 cos थीटा इज मिसिंग, ये तो मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया। अगर आप शॉर्टकट देखना चाहते हैं तो ए बी तो है बट 2 cos थीटा इज मिसिंग और 2 cos थीटा के बजाय यहां पर 1 है, तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2। इस तरीके से आप एंगल के बारे में बता सकते हैं। मैं अगर लिख लो रिजल्टेंट इज इक्वल टू p प्लस q एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ अ रिजल्टेंट इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस अंडर द रूट ऑफ 2pq। मैं इस तरह इसको लिख लेता हूं, द सम ऑफ टू वेक्टर्स a p and q is equal to r where the square of the magnitude of a resultant is equal to this one। तो फिर मैं आपसे पूछ सकता हूं थीटा आपके पास होगा डैश बिटवीन p and q, p और q के दरमियान आपके पास एंगल क्या होगा? तो सिंपली आप यहां से मालूम कर सकते हैं अंडर द रूट ऑफ 2pq और वहां पर आपके पास a b के बजाय 2pq cos थीटा आपके पास बन जाएगा, तो pq and pq is a cancel अंडर द रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 2 cos थीटा, ठीक है। या इसको मैं लिख सकता हूं 1 डिवाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2। तो cos थीटा किस एंगल पे आपको 1 डिवाइड बाय अंडर रूट 2 वैल्यू देता है? तो वही ऑप्शंस आप लिख लें, 45 डिग्री, बी ऑप्शन 30 डिग्री, सी ऑप्शन 60 डिग्री और डी ऑप्शन आपके पास जो है 0 डिग्री। तो 45 डिग्री आपके पास जो है वो आंसर है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट से आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स के बारे में बता सकते हैं, ठीक है। आप वेक्टर सम से कभी भी एंगल के बारे में नहीं बता सकते, ठीक है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके पास, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आसानी के लिए मैं लिख लेता हूं
लेट F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F। दो फोर्सेस है, ठीक है, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F। दो फोर्सेस है ईच ऑफ मैग्नीट्यूड F। अब यहां पर मैं लिख लेता हूं रिजल्टेंट इज इक्वल टू, मैं 2F लिख लेता हूं, two forces each of magnitude F where the resultant is equal to 2F। magnitude of resultant आपके पास होगा वो आपके पास 2F होगा। so what will be the angle between the two forces? दो फोर्सेस के दरमियान एंगल आपके पास क्या होगा? तो देखिए F प्लस F ये आपको 2F देता है, और हम सिंपली मैग्नीट्यूड को सम कब करते हैं? when the vectors are parallel, when the vectors are parallel, ठीक है। तो थीटा आपके पास ये तो F प्लस F ये सिर्फ और सिर्फ 0 डिग्री पे पॉसिबल है, ये किसी और एंगल पे पॉसिबल नहीं है, या अगर ये दो वेक्टर्स आपके पास पैरेलल हो तब ये पॉसिबल है। सेकंड, F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2F, या याद रखिए अंडर रूट 2 आपके पास 1.4 के बराबर है, 1.4 के बराबर है, ठीक है। तो ये आपके पास किस एंगल पे पॉसिबल है? इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट is equal to under the root of 2 times of F, under the root of 2 times of F, then what will be the angle between the two vectors? So it means the vectors are perpendicular, और ये देखिए a square plus b square under root के बजाय आपके पास ये बन जाएगा 2f square, ये under root 2, ये आपके पास f square। So if the magnitude of a resultant is equal to under the root of 2f, then what will be the angle between the two vectors? तो ये आपके पास perpendicular होंगे, ठीक है, ये बात याद रखिए। अगर मैं लिख लो कि रिजल्टेंट बी एफ के बराबर है, टू फोर्सेस F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू F, द रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल टू F, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल क्या होगा? तो ये 120 डिग्री पे पॉसिबल है, ये किसी और एंगल पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये 120 डिग्री पे पॉसिबल है, ये किसी और एंगल पे आपके पास पॉसिबल नहीं है। अगर मैं इस तरह लिख लूं, दो वेक्टर्स है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, लेट्स सपोज 10 यूनिट, द रिजल्टेंट इज आल्सो 10 यूनिट, रिजल्टेंट भी आपके पास 10 यूनिट के बराबर है, ठीक है। तो फिर आप ये बताएं व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? तो ये 120 पे पॉसिबल है, ये किसी और एंगल पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये आपके पास थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास बन गया, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मैं लिख सकता हूं फोर्थ पॉइंट आपके पास, रिजल्टेंट इज इक्वल टू A प्लस बी, ठीक है, बल्कि रिजल्टेंट के बजाय मैं C लिख लूंगा। C वेक्टर इज इक्वल टू A प्लस बी, एंड C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर B स्क्वायर एज वेल। द वेक्टर सम ऑफ टू वेक्टर्स A एंड B इज इक्वल टू C वेक्टर, where the sum of square of the magnitude of a two vector is also equal to the square of magnitude of C। तो what will be the possible angle between the two vectors? तो ये आपके पास 90 डिग्री पे पॉसिबल है, ये किसी और एंगल पे आपके पास पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये बात याद रखिए, C इज इक्वल टू A प्लस बी, C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिफ्थ पॉइंट आपके पास जो है A प्लस बी, A माइनस बी के बराबर कब होगा? A माइनस बी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, A प्लस माइनस बी। आप लोगों को पता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम उस तरह डील करते हैं जिस तरह हम एडिशन ऑफ वेक्टर को डील करते हैं। ये आपके पास A, ये आपके पास B, ठीक है, ये आपके पास क्या है? B वेक्टर है, ये आपके पास हो जाएगा दिस इज A प्लस बी, दिस इज A प्लस बी, ये आपके पास A प्लस बी हो गया है। अब अगर मैं B के डायरेक्शन को अपोजिट कर लो, ये आपके पास माइनस बी, ठीक है, और ये आप देख सकते हैं ये भी आपके पास जो है ये A माइनस बी आपके पास बन गया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम एडिशन ऑफ वेक्टर के तरीके से ही डील करते हैं, लेकिन सिर्फ फर्क यह है कि जिस वेक्टर को आपने सब्ट्रैक्ट करना होता है उसके डायरेक्शन को आपने उल्टा करना होगा। तो ये A प्लस बी, ये A माइनस बी। अगर मैं लिख लो, आप ये बताएं कि A प्लस बी A माइनस बी के बराबर कब होगा? अगर आपको ये बताया जाए कि इफ A इज नॉट इक्वल टू 0 एंड B इज नॉट इक्वल टू 0, अगर A और B दोनों नॉन जीरो हो तो A प्लस बी A माइनस बी के बराबर कब होगा? अगर आपसे कोई पूछे, ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा? ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। अगर A और B नॉन जीरो हो तो A प्लस बी और A माइनस बी कभी भी बराबर नहीं हो सकते। हां, मैं इस तरह लिख सकता हूं, A प्लस बी इज इक्वल टू
a माइनस बी, ठीक है, दिस इज पॉसिबल ओनली, दिस इज पॉसिबल ओनली इफ b इज इक्वल टू 0 और बोथ a इज इक्वल टू 0 एंड b इज इक्वल टू 0। अगर a और b दोनों 0 हो तो फिर आपके पास a प्लस b और a माइनस बी बराबर होगा, या अगर b आपके पास 0 हो, ठीक है, अगर b सिर्फ 0 हो तो a इज इक्वल टू a बन जाएगा। अगर a और b दोनों 0 हो तो आपके पास a प्लस बी और a माइनस बी दोनों फिर आपके पास बराबर होंगे। लेकिन अगर a और b दोनों नॉन 0 हो तो कभी भी a प्लस बी a माइनस बी के बराबर नहीं होगा, ठीक है, यह बात आप लोग याद रखिए। हां, मैं इस तरह लिख सकता हूं कि a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। a प्लस बी का मैग्नीट्यूड और a माइनस बी का मैग्नीट्यूड ये दोनों बराबर हो सकते हैं। ये कब बराबर हो सकते हैं अगर आपसे कोई पूछे तो ये आपके पास बराबर होंगे इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बिटवीन a एंड b। देखिए ये a प्लस बी है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड मालूम करें ये भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट होगा। So the magnitude of sum of two vectors a and b is equal to the magnitude of their difference, ठीक है। Then what will be the possible angle between the two vectors? तो ये आपके पास 90 डिग्री पे पॉसिबल है, ये किसी और एंगल पे पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास बन गया है। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, P is equal to a plus b and Q is equal to a minus b, ठीक है। और अगर मैं लिख लो कि P is equal to magnitude of Q, ये कब पॉसिबल है? If theta is equal to 90। इस तरीके से ये क्वेश्चन, बल्कि मैं इसी को वही 7 लिख लेता हूं, इसको और इसको, ये एक ही आपके पास कंसेप्ट है, ठीक है, लेकिन सिर्फ स्टाइल जो है इसका डिफरेंट है। एक जगह पर a प्लस बी को हमने P कहा और दूसरी जगह पर हमने Q कहा, ठीक है। अच्छा, आपके पास जो है 8 नंबर पॉइंट, आपके पास 8 नंबर पॉइंट इस तरह मैं लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू a प्लस बी एंड Q इज इक्वल टू a माइनस बी, इज इक्वल टू a प्लस बी एंड Q इज इक्वल टू a माइनस बी। याद रखिए a और b के मैग्नीट्यूड भी बराबर है, P और Q के मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, a और b के मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, ठीक है, और P और Q के मैग्नीट्यूड भी बराबर हो। मैंने इसको P लिखा, दिस इज P, और ये a माइनस बी को मैंने Q लिख लिया। तो a और b के मैग्नीट्यूड भी बराबर है और P और Q के मैग्नीट्यूड भी बराबर है। तो मैं आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस कर सकता हूं, थीटा इज इक्वल टू डैश बिटवीन P एंड A, थीटा इज इक्वल टू डैश बिटवीन Q एंड A, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन, ये आपके पास थर्ड क्वेश्चन। थीटा इज इक्वल टू डैश बिटवीन P एंड Q, P और Q के दरमियान एंगल आपके पास जो है वो क्या होगा, ठीक है। P और Q के दरमियान आपके पास एंगल क्या होगा, P और A के दरमियान आपके पास एंगल क्या होगा, Q और A के दरमियान आपके पास एंगल क्या होगा। तो याद रखें, अगर A और B के मैग्नीट्यूड बराबर हो तो इनके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे। तो ये भी आपके पास 45 डिग्री, ये भी आपके पास 45 डिग्री, क्योंकि आपने मैट्रिक में थ्योरम पढ़ा है कि जिस ट्राइंगल के दोनों साइड्स के लेंथ बराबर हो उसके अपोजिट एंगल्स भी बराबर होंगे, ठीक है। तो ये भी 45 डिग्री, ये भी आपके पास 45 डिग्री, और P और Q के दरमियान एंगल क्या होगा, तो 45 प्लस 45 ये आपके पास 90 डिग्री होगा। इवन मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं 4 क्वेश्चन कि थीटा इज इक्वल टू डैश बिटवीन A एंड B, A और B के दरमियान एंगल आपके पास क्या होगा। तो ये तो हम पहले भी कर चुके हैं वहां पर और यहां पर। सो थीटा आपके पास जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। ये भी आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके पास बन गया है, ठीक है। अच्छा, अब आपके बुक के शॉर्ट क्वेश्चन में भी एक पॉइंट है, आपके पास 9 नंबर पॉइंट है कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू A प्लस B where A मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू B मैग्नीट्यूड। A और B के मैग्नीट्यूड आपके पास जो है वो बराबर है, ठीक है। A और B के मैग्नीट्यूड आपके पास, बल्कि जरूरत नहीं है कि A और B के मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है। मैं इसी तरह लिख लेता हूं, R इज इक्वल टू A प्लस B इफ one vector increases n times
resultant also increases n times. अगर a और b में से आप एक वेक्टर को n टाइम्स बढ़ा लें, रिजल्टेंट भी n टाइम बढ़ जाता है. ठीक है, तो फिर आप ये बताएं थीटा इज इक्वल टू डैश बिटवीन a एंड b. दो वेक्टर्स है a और b. ठीक है, अगर उन दोनों में मैं एक वेक्टर को डबल कर लूं, रिजल्टेंट भी डबल. अगर उन दो वेक्टर्स में मैं एक वेक्टर को 3 टाइम्स कर जाऊं, रिजल्टेंट भी आपके पास 3 टाइम हो जाता है. अगर उन दो वेक्टर्स में मैं एक वेक्टर को 5 टाइम्स कर जाऊं, रिजल्टेंट भी 5. दोनों में एक वेक्टर आप n टाइम्स करें, रिजल्टेंट भी n टाइम. सो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? ये 120 डिग्री पे आपके पास होगा. ये किसी और एंगल पे पॉसिबल है, लेकिन ये अप्रॉक्सीमेटली, जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट, अप्रॉक्सीमेटली n टाइम्स. ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट में डिस्कस कर रहा हूं. रिजल्टेंट इज इक्वल टू a प्लस b एंड रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर. दो वेक्टर है a और b. रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास जो है वो a प्लस b के बराबर है, और आपको यह भी बताया गया है कि द रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर वेक्टर. सो थीटा इज इक्वल टू डैश बिटवीन a एंड b. ये आपके बुक का शॉर्ट क्वेश्चन है. ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन में आपको यह बताया गया है कि दो वेक्टर्स है f1 और f2 2f है और f1 f है. तो आप ये बताया व्हाट विल बी द वेयर द रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर, व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर. तो उसी से मैंने बनाया. ठीक है, ये आपके पास पॉसिबल है 120 डिग्री एंगल पे. दो वेक्टर्स है a और b. ठीक है, और वो मैग्नीट्यूड में बराबर नहीं है, बट रिजल्टेंट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द स्मॉलर. देन व्हाट विल बी द पॉसिबल एंगल between the two vectors? So this is only possible at 120 degree angle. ये किसी और एंगल पे पॉसिबल नहीं है. रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड में हम क्या करते हैं? हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं. सेम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं. ठीक है, अगर ये आपके पास वेक्टर है a इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk, और b आपके पास जो है दिस इज bxi प्लस byj प्लस bzk, तो रिजल्टेंट आपके पास जो होगा दिस विल बी इक्वल टू a प्लस b. तो देखिए, आप x कंपोनेंट को x के साथ ऐड करें, y कंपोनेंट को y के साथ ऐड करें, z कंपोनेंट को z के साथ ऐड करें, तो ax प्लस bx i ay प्लस by j az प्लस bz के यूनिट वेक्टर. ठीक है, रिजल्टेंट आपके पास जो है. ठीक है, अब देखिए, अगर आप x कंपोनेंट्स को ऐड करें, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आ जाएगा. अगर आप y कंपोनेंट्स को ऐड करें, रिजल्टेंट का y आ जाएगा. अगर आप z कंपोनेंट्स को ऐड करें, रिजल्टेंट का z कंपोनेंट आपके पास आ जाए. ठीक है, तो आपके पास रिजल्टेंट इज इक्वल टू rxi प्लस ryj प्लस rzk. याद रखिए, अगर आप x कंपोनेंट्स को ऐड करें, रिजल्टेंट का x कंपोनेंट आ जाएगा. अगर आप y कंपोनेंट्स को ऐड करें, रिजल्टेंट का y कंपोनेंट आ जाएगा. अगर आप z कंपोनेंट्स को ऐड करें, रिजल्टेंट का z कंपोनेंट आ जाएगा. अब अगर मैं आपसे पूछूं a इज इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 3k, b आपके पास है 4i माइनस 2j प्लस k. ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि आप a प्लस b के मैग्नीट्यूड को मालूम करें, which is basically the magnitude of a resultant vector. मैं आपसे यह भी पूछ सकता हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर a प्लस b को मालूम करें. मैं आपसे यह भी पूछ सकता हूं rx क्या होगा, ry क्या होगा, rz आपके पास क्या होगा. इसके वेक्टर फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं. rx वेक्टर, ry वेक्टर, rz वेक्टर, ये आपके पास क्या होगा. ठीक है, तो आप क्या करें, x कंपोनेंट को x के साथ ऐड करें. ठीक है, x को आप x के साथ 4 प्लस 2 6i माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3j प्लस 3 प्लस 1 प्लस 4k. ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आ गया. ठीक है, अब rx आपके पास 6, ry आपके पास 3, rz आपके पास 4. हां, अगर मैं ry वेक्टर फॉर्म लिख लो, ये आपके पास माइनस 3j होगा. लेकिन अगर ry मैग्नीट्यूड वो 3 होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो ry मैग्नीट्यूड 3 होगा और ry वेक्टर फॉर्म आपके पास होगा वो माइनस 3j आपके पास होगा. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स मेथड में हम x कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं टू गेट द x कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, हम y कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं टू गेट द y कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट, हम z कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं टू गेट द z कंपोनेंट ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर. अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, द सम ऑफ a एंड b इज 2i minus 4j plus 2k and their difference is 4i
-2j प्लस 6k। ए और बी का सम ये है और इनका डिफरेंस अगर आपको नहीं बताया कि a माइनस बी बी माइनस, तो फिर आप a माइनस बी करें, ये है। ठीक है, तो फिर आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, कि a वेक्टर क्या होगा, b वेक्टर क्या होगा, a का x कंपोनेंट क्या होगा, a का y कंपोनेंट क्या होगा, a का z कंपोनेंट क्या होगा। ठीक है, आपके पास bx क्या होगा, by क्या होगा, bz आपके पास क्या होगा। इवन इसके वेक्टर फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ax वेक्टर फॉर्म क्या होगा, ay वेक्टर फॉर्म क्या होगा, az वेक्टर फॉर्म क्या होगा। ठीक है, bx आपके पास जो है वेक्टर फॉर्म क्या होगा, by वेक्टर फॉर्म क्या होगा, bz आपके पास वेक्टर फॉर्म क्या होगा, a का मैग्नीट्यूड क्या होगा, b का मैग्नीट्यूड क्या होगा। देखिए कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो कितने एमसीक्यूज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। स्टेटमेंट एक ही है बट क्वेश्चंस 16 है। ये 16 क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए आप स्टेटमेंट को देखें कि a प्लस बी आपके पास जो है a प्लस बी 2i माइनस 4j प्लस 2k। ठीक है, और a माइनस बी आपके पास जो है दैट इज 4i माइनस 2j प्लस 6k। अब देखिए अगर मैं लिख लो फॉर a, अगर मैं a को मालूम करना चाहता हूं तो देखिए a प्लस ये प्लस b के साथ माइनस माइनस है तो जस्ट इसके साथ लिख ले एडिंग। तो अगर हम एड करें b एंड माइनस b इज कैंसल, a प्लस a दिस इज 2a, 4 प्लस 2 6i माइनस 4 माइनस 2 माइनस 6j प्लस 6 प्लस 2 प्लस 8k। ये 2a है। अगर मैं a को मालूम करना चाहता हूं तो 2 को डिवाइड करें दोनों साइड पे, 3i माइनस 3j प्लस 4k। ये आपके पास a वेक्टर आ गया। अब ax अगर मैग्नीट्यूड है 3, ay मैग्नीट्यूड 3, az मैग्नीट्यूड 4, लेकिन अगर ay वेक्टर फॉर्म है तो माइनस 3j, ax वेक्टर फॉर्म है तो 3i, az वेक्टर फॉर्म है तो 4k। देखिए इसके साथ ही मैं लिख लेता हूं ax, अगर आप देखिए 3, ay 3, az 4, ax वेक्टर फॉर्म है तो 3i यूनिट वेक्टर, ay माइनस 3j, az 4k। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होगा तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला इस्तेमाल करें। ठीक है, अच्छा अब अगर मैं लिख लो फॉर बी वेक्टर, तो बी देखिए यहां पर प्लस है यहां पर माइनस है, तो इसको भी प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। आपको पता है सब्ट्रैक्टिंग में नीचे वाले जितनी भी आपके पास साइंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करें प्लस माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, तो ए और ए अब आपके पास कैंसिल हो जाएगा। अब आपके पास रह गया 2b, बिकॉज b प्लस b 2b, 2 माइनस 4 माइनस 2i माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2j प्लस 2 माइनस 6 माइनस 4k। और अगर आप 2 को डिवाइड करें दोनों साइड पे तो b इज इक्वल टू माइनस i माइनस j माइनस 2k। ये आपके पास b वेक्टर बन गया है। माइनस i यूनिट वेक्टर माइनस j यूनिट वेक्टर माइनस 2k यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये आपके पास bx, अगर आप देखें bx वेक्टर फॉर्म माइनस i, by वेक्टर फॉर्म माइनस j, ये माइनस 2k। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड्स आप देखें तो 1, ये भी 1 और bz आपके पास 2। सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको मिल गए। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ मॉडल एमसीक्यू। ठीक है, तरीका सोल्यूशन का आपके पास जो है वो ये है। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो कि सोल्यूशन अगर आप करें तो लंबा चौड़ा सोल्यूशन आप 10 मिनट में भी नहीं कर सकते। अगर मैं लिख लो a इज इक्वल टू 10 यूनिट और इसका एंगल जो है थीटा ऑफ a दिस इज 30 डिग्री, b आपके पास 20 यूनिट, ठीक है, और इसका b आपके पास जो है 120 डिग्री है, 120 डिग्री है। मैं आपसे पूछ सकता हूं, बल्कि डबल स्मॉल को ये थोड़ा सा स्मॉल मैग्नीट्यूड हम कर लेंगे, मैं इसको 4 यूनिट कर लूंगा, ठीक है, इसको मैं 3 यूनिट कर लूंगा, ये 4 यूनिट ये 3 यूनिट, वो भी ठीक है, लेकिन वैल्यूज थोड़ा सा बड़ा आता है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज कर लिया। ठीक है, मैं आपसे पूछ सकता हूं r इज इक्वल टू a प्लस b मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसको आप लोग मालूम करें। मैं आपसे पूछ सकता हूं आर एक्स क्या होगा, आर वाई क्या होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे तो ए का आप एक्स कंपोनेंट मालूम करेंगे, ए का वाई कंपोनेंट, बी का एक्स, बी का वाई, फिर एक्स कंपोनेंट्स ऐड करें रिजल्टेंट का एक्स। ठीक है, फिर अगर आप वाई कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे रिजल्टेंट का वाई। लंबा चौड़ा कहानी है, लेकिन इसका तरीका क्या है, इसका बहुत आसान तरीका है। आप अगर दो वेक्टर्स के एंगल्स गिवन हो, इसका डिफरेंस निकालें, 120 डिग्री माइनस 30 ये 90, इट मींस द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है। और याद रखें अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो, ये लेट्स सपोज आपके पास ए, ठीक है, ये आपके पास बी, ये आपके पास बी, ये आपके पास बन गया, दिस इज रिजल्टेंट,
ये आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर बन गया है। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो जो अलोंग एक्स एक्सिस होते हैं वही रिजल्टेंट का एक्स होते हैं और जो अलोंग वाई एक्सिस होते हैं वही रिजल्टेंट का वाई होता है। तो जिसका एंगल स्मॉल होता है, आप अगर इसको देखें, ये देखें, ये दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, तो इसका रिजल्टेंट ये होगा। अगर मैं इस तरह हेड टू टेल रूल से मिला लूं इसको, ये हेड टू टेल रूल से, ठीक है, रिजल्टेंट आपके पास ये होगा। तो ये रिजल्टेंट का एक्स कंपोनेंट, ये रिजल्टेंट का वाई, ठीक है। हां, अगर मैं इसको इस तरह ट्विस्ट करूं, इसके एंगल 30 डिग्री, इसके एंगल 120, तो फिर भी ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो जिस वेक्टर का एंगल स्मॉल होगा वो रिजल्टेंट का एक्स होगा और जिसका लार्ज होगा वो रिजल्टेंट का वाई, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ए प्लस बी दोनों परपेंडिकुलर है, तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अंडर द रूट, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। आर एक्स आपके पास क्या होगा, यही ए 4 यूनिट, आर वाई आपके पास क्या होगा, यही आपके पास बी यूनिट। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो रिजल्टेंट का एक वेक्टर एक्स होगा, दूसरा वेक्टर वाई कंपोनेंट होगा। अगर मैं एक दूसरा एमसीक्यू लिख लो, एमसीक्यू ए आपके पास जो है ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 20 यूनिट, ए का जो एंगल है थीटा ए, ठीक है, मैं थीटा ए लिख लूंगा। थीटा ए आपके पास जो है मैं इसको लिख लेता हूं, दिस इज 40 डिग्री, और थीटा बी आपके पास है दिस इज 160 डिग्री, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ सकता हूं रिजल्टेंट वेक्टर आपके पास क्या होगा, व्हाट विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर। तो जल्दी से दोनों का डिफरेंस निकालें, 160 माइनस 40, ये आपके पास 120 डिग्री। और हमने एक ट्रिक पढ़ा था कि अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड बराबर हो और वो एक दूसरे के साथ 120 डिग्री एंगल बनाता हो तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आपके पास वही होगा, 20 यूनिट, ठीक है। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल 120 डिग्री और उनके मैग्नीट्यूड बराबर है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी वही होगा। अगर आप दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, रिजल्टेंट आपके पास स्केलर आ जाए, तो इसकी बेस पे हम इसको स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं और इसकी पहचान डॉट है। अगर दो वेक्टर्स के दरमियान कहीं पर भी आप डॉट देख लें, इसका मतलब ये आपको स्केलर देगा, और अगर दो वेक्टर्स के दरमियान आप क्रॉस देखें वो आपको वेक्टर देगा, ठीक है। ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। एग्जांपल आपके पास जो है, फॉर एग्जांपल द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या इसको मैं लिख सकता हूं एफ एस कॉस थीटा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, इसका डॉट प्रोडक्ट आपको वर्क देता है और वर्क आपके पास है दिस इज स्केलर, दिस इज अ स्केलर। तो एफ एस कॉस थीटा ये आपको क्या देगा, ये आपको वर्क देगा, वेयर वर्क इज अ स्केलर। तो ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अच्छा, इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए कॉस थीटा इनटू बी, या ये आपके पास ए इंटू बी कॉस थीटा आपके पास होगा। ए डॉट बी ए कॉस थीटा, इसको हम ए एक्स बी लिखते हैं, ये आपके पास ए बी एक्स होगा। इस ए एक्स को हम कहते हैं दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, और दिस इज द कंपोनेंट ऑफ ए along बी। और बी एक्स आपके पास क्या है, बी एक्स आपके पास जो है दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ठीक है। और इसको हम लिख सकते हैं दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी along ए, दिस इज द कंपोनेंट ऑफ बी along ए। इसको बेसिकली हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन आपके पास ये भी है, द प्रोडक्ट of the projection of A on B with the magnitude of B, yeah, the product of magnitude of A with the projection of B on A is equal to the dot product of two vectors A and B। अगर B का आप प्रोजेक्शन ड्रा करें तो देखिए ये आपके पास BX है and this BX is along A। अगर आप इस A का प्रोजेक्शन ड्रा करें, ठीक है, इस A का प्रोजेक्शन अगर आप B पे ड्रा करें, ये आपके पास BX होगा। this BX is this is AX, ठीक है, दिस इज ए एक्स, और ए एक्स आपके पास जो है दिस इज अलोंग बी, ठीक है। और बी का प्रोजेक्शन आपके पास ए पे जो है जिसको हम बी एक्स कहते हैं, बी एक्स इज अलोंग ए। तो देखिए आप बी का मैग्नीट्यूड ए के उस कंपोनेंट के साथ जो कि बी के अलोंग हो मल्टीप्लाई करें, या ए का मैग्नीट्यूड आप बी का वो कंपोनेंट जो ए के अलोंग हो मल्टीप्लाई करें, तो ये आपको डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी देगा, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं यहां पर बी को डिवाइड करूं तो यहां पर भी मैं बी को डिवाइड कर लूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा AX which is equal to A cos theta, this is equal to A dot B divided by B. The ratio of dot product of two vectors A and B to the magnitude of B will be equal to the component of A which is along B. और अगर आप यहां पर A को डिवाइड करें तो यहां पर भी आप A को डिवाइड करें, ठीक है, तो फिर आपके पास आ जाएगा BX which is equal to B cos theta, this is equal to A dot B divided by A. The ratio of dot product of two vectors A and B to the magnitude of B, this is equal to the projection of A on B.
ठीक है, द रेशियो ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ए, दिस इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, या द कंपोनेंट ऑफ बी विच इज अलोंग ए। ठीक है, तो इसको बेसिकली हम bx कहते हैं। तो ये भी आपके पास एमसीक्यू पॉइंट है। द रेशियो ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, या द कंपोनेंट ऑफ ए विच इज अलोंग बी। द रेशियो ऑफ डॉट प्रोडक्ट of A and B to the magnitude of A is equal to the projection of B on A, या the component of B which is along A। ठीक है, तो ये आपके पास स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके पास आ गए। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है और क्रॉस प्रोडक्ट में sin थीटा होता है। क्यों? बिकॉज x कंपोनेंट इज द इफेक्टिव कंपोनेंट, x कंपोनेंट आपके पास इफेक्टिव कंपोनेंट होता है। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो मैं अब इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, A डॉट B दिस इज इक्वल टू AB cos थीटा। सही है, अब यहां पर मैं लिख सकता हूं थीटा एंगल के बेस पे अगर मैं डिस्कशन कर लूं, अगर थीटा 90 से कम हो, 0 से ज्यादा हो, तो A डॉट बी आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। A डॉट बी आपको क्या देगा? पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अगर थीटा आपके पास 0 हो, 0 का मतलब ये होता है व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर वेक्टर्स आपके पास पैरेलल हो तो फिर डॉट प्रोडक्ट आपको मैक्सिमम रिजल्ट देगा। डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देगा? मैक्सिमम रिजल्ट आपको देगा। ठीक है, अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स, मतलब अगर दो वेक्टर्स है और उनकी मैग्नीट्यूड नॉन जीरो हो, ठीक है, और उसका डॉट प्रोडक्ट आप निकाल लें, तो डॉट प्रोडक्ट आपको 0 देगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक एमसीक्यू पॉइंट है कि अगर दो नॉन जीरो वेक्टर्स है, उसका डॉट प्रोडक्ट कब आपको 0 वैल्यू देगा? व्हेन दे आर परपेंडिकुलर, अगर ये आपके पास क्या हो? परपेंडिकुलर हो। अगर थीटा 180 से कम हो, 90 से ज्यादा हो, थीटा 180 से कम हो, 90 से ज्यादा हो, तो डॉट प्रोडक्ट आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। डॉट प्रोडक्ट आपको क्या देगा? नेगेटिव रिजल्ट आपको देगा। अगर थीटा आपके पास 180 डिग्री हो, तो ए डॉट बी ये आपके पास माइनस ए बी एंड इट विल बी मिनिमम। तो देखिए, एडिशन ऑफ वेक्टर्स में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि एडिशन ऑफ वेक्टर हमें मैक्सिमम रिजल्ट कब देता है? व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल। और डॉट प्रोडक्ट भी हमें मैक्सिमम रिजल्ट कब देता है? व्हेन द वेक्टर्स आर पैरेलल। एडिशन ऑफ वेक्टर मिनिमम रिजल्ट हमें कब देता है? व्हेन द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर भी आपको मिनिमम रिजल्ट तब देगा इफ द वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। ठीक है, तो ये आपके पास एंगल वाइज डिस्कशन। दो नॉन जीरो वेक्टर्स, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट 0 है, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स? अगर मैं लिख लो एक एमसीक्यू, A इज इक्वल टू 2i एंड B इज इक्वल टू 3j, तो फिर A डॉट B आपके पास क्या होगा? व्हाट विल बी द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स? ए ऑप्शन 0, बी ऑप्शन नल वेक्टर, सी ऑप्शन आपके पास जो है AB, और डी ऑप्शन आपके पास AB cos थीटा। तो देखिए, IJ दे आर पर्पल के AB मैंने तो वैल्यू लिए है, तो मैं 2 3 6 लिख लूंगा। ठीक है, और 6 को हाफ करे तो मैं लिख लूंगा दिस इज 3। तो देखिए, दोनों परपेंडिकुलर है IJ, तो अगर दोनों आपके पास परपेंडिकुलर है तो इसका डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा? 0 आएगा। तो ये आपके पास एंगल वाइज डिस्कशन है। मैं अगर इसमें एक एमसीक्यू बना लूं, ठीक है, इस तरह है कि लेट्स सपोज आपके पास ए वेक्टर जो है, बल्कि मैं लिख लूंगा ए मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैं लिख लूंगा ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 6 यूनिट एंड बी मैग्नीट्यूड इज 4 यूनिट। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड which is the sum of the magnitude of the two vectors A and B। ठीक है, अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड का सम ले लूं, it is 10 यूनिट। ठीक है, तो फिर आप ये बताएं A डॉट B आपके पास क्या होगा? ठीक है, 24, B ऑप्शन आपके पास 10, C ऑप्शन आपके पास 12, D ऑप्शन 0। ठीक है, अगर मैं लिख लूं A आपके पास 6 यूनिट है, B आपके पास 4 यूनिट है, ठीक है, एंड the magnitude of the resultant which is equal to the magnitude of the sum of A and B is equal to 10 unit, then what will be the dot product of the two vectors A and B? A और B का dot product आपके पास क्या होगा? तो देखिए, 6 को 4 के साथ जमा कर ले, 8 कर ले, तो 6 + 4 10। और याद रखिए, आप सिंपली मैग्नीट्यूड को तब सम करते हैं if the vectors are parallel, if the vectors are parallel। और अगर वेक्टर पैरेलल ना हो तो फिर कभी भी आप मैग्नीट्यूड को सिंपली सम नहीं कर सकते। तो ये आपको बता रहे सिंपल सम 10, इट मींस दे आर पैरेलल। अगर ये पैरेलल है आपके पास, तो डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा? सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर। अगर मैं आपसे पूछूं द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स A and B is equal to the product of the magnitude of the two vectors, then what will be the angle between the two vectors? ठीक है, तो 0 डिग्री होगा। if the magnitude
of the sum of two vectors A and B is equal to 10, then what will be the angle between two vectors? तो 0. तो अगर 0 डिग्री है तो सिंपली आप इसके मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करें, आपके पास 24 आंसर आ जाएगा. अगर मैं लिख लो A डॉट B, दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB. ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट of two vectors A and B is equal to half of the product of the magnitude of the two vector, then what will be the angle between two vectors? दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल आपके पास क्या होगा? ठीक है, 30 डिग्री, बी ऑप्शन आपके पास 60 डिग्री, सी ऑप्शन आपके पास 90 डिग्री और डी ऑप्शन आपके पास 0 डिग्री. तो देखिए A डॉट B आपके पास AB cos थीटा के बराबर होता है. A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा. यहां पर cos थीटा के बजाय क्या है? हाफ है, हाफ. तो वो कौन सा एंगल है जिसपे cos थीटा आपको हाफ वैल्यू देता है? तो वो 60 डिग्री आपके पास होता है. 60 डिग्री पे cos थीटा आपको हाफ वैल्यू देता है. तो इट मींस द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज अ 60 डिग्री. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको मालूम कर सकते हैं. हाफ AB इज इक्वल टू A डॉट B. अच्छा, आपने ये भी पढ़ा है A डॉट B, बल्कि ये चलो मैं लास्ट में कर लूंगा. ठीक है, प्रॉपर्टीज के बाद. तो दीज आर द टू मॉडल MCQs इन द डॉट प्रोडक्ट. अच्छा, अब इसके प्रॉपर्टीज को मैं ले रहा हूं. प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. याद रखिए, डॉट प्रोडक्ट आपके पास जो है इज कम्यूटेटिव. डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या है? कम्यूटेटिव है. ठीक है, अगर आप डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर्स के पोजीशंस को चेंज कर जाए, अगर आप डॉट प्रोडक्ट में वेक्टर्स के पोजीशंस को चेंज कर जाए, रिजल्टेंट स्केलर क्वांटिटी पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा. अगर आपने F डॉट S लिख लिया या आपने S डॉट F लिख लिया, ठीक है, रिजल्ट आपके पास क्या होगा? सेम होगा, वर्क आपके पास सेम होगा. सो डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव. याद रखे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एडिशन या प्रोडक्ट से रिलेटेड वो सारे ये सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, द डॉट प्रोडक्ट of vector with itself, the dot product of vector with itself is equal to the square of magnitude of a vector. The square of a magnitude of vector. ठीक है, अगर मैं A वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालू A के साथ ही, तो ये आपको स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर देगा. B डॉट B, दिस इज इक्वल टू B स्क्वायर. जहां पर भी आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर देख ले, जहां पर भी आप वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर देख ले, वहां पर डॉट प्रोडक्ट यूज हुआ होगा. ठीक है, अगर आप देखें, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेलोसिटी. ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा हाफ m v डॉट v. तो जहां पर भी आप मैग्नीट्यूड पे स्क्वायर को देख ले, तो वो आपको डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करेगा. थर्ड आपके पास जो है द डॉट प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर्स. यूनिट वेक्टर्स के लिए डॉट प्रोडक्ट. याद रखिए, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ. अगर आप एक यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ले ले, उस यूनिट वेक्टर के साथ वो हमेशा आपको 1 देगा. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर विद इटसेल्फ विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1. द डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर विद अ नेगेटिव यूनिट वेक्टर, ठीक है, ये हमेशा आपको -1 देगा. The dot product of a unit vector with itself will be always equal to 1. The dot product of a unit vector with a negative unit vector will be always equal to -1. ठीक है, ये बात आप लोग याद रखें. हाँ, दो यूनिट वेक्टर्स which are perpendicular to each other, ठीक है, this will be always equal to 0. The dot product of a unit vector with another unit vector which is perpendicular will be always equal to 0. ठीक है, फोर्थ आपके पास प्रॉपर्टी है the dot product of vectors in a components form. The dot product of vector in a component form. अगर आपको वेक्टर्स गिवन है axi प्लस ayj प्लस azk, b आपके पास bxi यूनिट वेक्टर प्लस byj यूनिट वेक्टर प्लस bzk यूनिट वेक्टर. अगर आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, तो आप क्या करेंगे? x कंपोनेंट को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x को x के साथ मल्टीप्लाई करें, y को y के साथ मल्टीप्लाई करें, z को z के साथ मल्टीप्लाई करें और ऐड कर जाए. सो ax bx प्लस ay by प्लस az bz. अगर आप x कंपोनेंट को x के साथ मल्टीप्लाई करें, y कंपोनेंट को y के साथ मल्टीप्लाई करें, z कंपोनेंट को z के साथ मल्टीप्लाई करें और आप ऐड कर जाए, तो आपके पास आ जाएगा द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स
ए एंड बी। जिस तरह हम एडिशन ऑफ वेक्टर में सेम कंपोनेंट्स को ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स को हम ऐड नहीं कर सकते, इसी तरह डॉट प्रोडक्ट में भी आप सेम कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड कर जाए। ठीक है, एक्स को एक्स के साथ, वाई को वाई के साथ, जेड को जेड के साथ मल्टीप्लाई करें और ऐड कर जाए। ठीक है, आपके पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आ जाएगा। अगर मैं लिख लूं, लेट सपोज फोर्स है 1 न्यूटन आई प्लस 2 न्यूटन जे प्लस 3 न्यूटन के। डिस्प्लेसमेंट आपके पास जो है 1 मीटर आई माइनस 3 मीटर जे प्लस 5 मीटर के। और मैं आपसे पूछ लो व्हाट विल बी द वर्क, वर्क आपके पास क्या होगा। ठीक है, वर्क आपसे मांगेगी तो वर्क इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मैं ऑप्शंस लिख लेता हूं, 2 - 3 1 5 8 9 12 जॉल। बी ऑप्शन आपके पास जो है 10 जॉल। सी ऑप्शन आपके पास जो है 11 जॉल। और डी ऑप्शन आपके पास जो है दिस इज 0 जॉल। तो देखिए वर्क आपके पास क्या है, एफ एक्स एस एक्स प्लस एफ वाई एस वाई प्लस एफ जेड एस जेड। ठीक है, तो 1 - 6 प्लस 15। ठीक है, तो 10 जॉल आपके पास वर्क आ गया है। ठीक है, तो आप एक्स कंपोनेंट को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, वाई को वाई के साथ मल्टीप्लाई करें, जेड को जेड के साथ मल्टीप्लाई करें और ऐड कर जाए। ठीक है, तो आपके पास रिजल्टेंट जो है वो डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। अच्छा, ए डॉट बी आपके पास ए बी कॉस थीटा के बराबर है। मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। और इससे मैं लिख सकता हूं थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। ठीक है, ये थीटा आपके पास जो है दिस इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ये ए और बी के दरमियान एंगल होगा। थीटा आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाय द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इसको बेसिकली हम कहते हैं द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। ठीक है, इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करते हैं टू मेजर द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। और इसका स्टेटमेंट क्या बनेगा, द रेशियो ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी to the product of the magnitude of two vectors a and b. The ratio of dot product of two vectors a and b to the product of the magnitude of two vectors a and b is equal to cos of angle between two vectors. Yeah, cos inverse ratio of a dot b to the product of the magnitude of a and b is equal to the angle between a and b. ठीक है, तो इससे आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को मालूम कर सकते हैं। किस तरह, मैं अगर एक एमसीक्यू बना लूं, ए आपके पास है i प्लस जे एंड बी आपके पास जो है दिस इज जे प्लस के। ठीक है, मैं आपसे पूछ सकता हूं थीटा इज इक्वल टू डैश बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के दरमियान एंगल आपके पास क्या होगा। ठीक है, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री और डी ऑप्शन आपके पास 45 डिग्री। ठीक है, एक क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 1। एमसीक्यू नंबर 2, अगर मैं इस तरह लिख लूं a is equal to b is equal to under root 2 means the magnitude of a and b is equal to under root 2 and a dot b this is equal to 1. a dot b आपके पास 1 है और a और b का मैग्नीट्यूड आपके पास under root 2 है। what will be the angle between a and b? ठीक है, और ऊपर वाले ऑप्शंस ही आप नीचे लिख ले। ठीक है, ये ऑप्शंस आप नीचे भी लिख ले। और याद रखिए दोनों क्वेश्चन सेम है, ये दोनों एमसीक्यू सेम है। वहां पर आपको वेक्टर फॉर्म गिवन है, यहां पर आपको डायरेक्टली मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट गिवन है। तो फार्मूला आपके पास क्या है, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ए डॉट बी डिवाइड बाय ए बी। अगर आप ए का मैग्नीट्यूड मालूम करें तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2। अगर आप बी का मैग्नीट्यूड मालूम करें 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट 2। ए और बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट 2 आएगा अगर आप मैग्नीट्यूड मालूम करें। और ए और बी का डॉट प्रोडक्ट देखिए, इसमें जे और जे कॉमन है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1, तो ए डॉट बी 1 आएगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें पुट करें cos इनवर्स 1 अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, तो cos इनवर्स 1/2 ये आपके पास 60 डिग्री है। ये आपके पास क्या है, 60 डिग्री है। सो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स इज 60। ये दोनों सेम क्वेश्चंस है, तरीका आपके पास ये फार्मूला है। ठीक है, ए बी का मैग्नीट्यूड मालूम करें अंडर रूट 2, डॉट प्रोडक्ट मालूम करें, वो आपके पास 1 आ रहा है, तो आपके पास एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स वो आपके पास जो है 60 डिग्री आ रहा है। द एंगल इज 60 डिग्री। तो आंसर आपके पास 60 डिग्री है। अच्छा, मैं एक और एमसीक्यू लिख रहा हूं, which vector is perpendicular to
4i माइनस 5j। इस वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर आपके पास क्या होगा? -4i, ठीक है, और प्लस 5j, ठीक है। बी ऑप्शन आपके पास जो है 5i माइनस 4j। सी ऑप्शन आपके पास जो है -5i प्लस 4j, और डी ऑप्शन आपके पास i प्लस j। तो इस वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा होगा? तो आप क्या करें, इसका डॉट प्रोडक्ट एक एक के साथ निकालें। तो ये वेक्टर, गिवन वेक्टर, जिस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 देगा, तो इसका परपेंडिकुलर वेक्टर वही होगा। तो आप देखिए इसको, 4 4 जा -16, प्लस माइनस -5 5 जा 25, ये आपको 0 नहीं देगा, ये आपको 0 नहीं देगा। तो इट मीन दिस इज नॉट परपेंडिकुलर। 4 5 जा 20, माइनस माइनस प्लस 5 4 जा 20, नॉट 0, ये परपेंडिकुलर नहीं होगा। 4 5 जा 20, -20, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, मैं इसको भी माइनस कर लेता हूं, मैंने ऑप्शन ये रखा था, इसको माइनस करें, ठीक है। तो अगर आप इसको माइनस कर ले, ये सी ऑप्शन में ये माइनस कर ले प्लीज, ये मैंने प्लस लिखा था, मैंने ऑप्शन यही रखा था, ठीक है। तो ये माइनस कर ले, 4 5 जा -20, प्लस माइनस 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 प्लस 5 4 जा 20, ये आपको 0, इसका मतलब है दिस इज परपेंडिकुलर। तो सी ऑप्शन में ये प्लस मैंने लिखा था, आप इसको माइनस करें, ठीक है। फिर आप, क्योंकि मैंने सी ऑप्शन रखा था, तो इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ 0 दे रहे हैं, इट मीन दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। अगर आप डी के साथ रखें, तो डी के साथ डॉट प्रोडक्ट ये आपको 0 नहीं देगा, ठीक है। सो दीज आर द इंपोर्टेंट पॉइंट्स इन द डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। ये इसमें इंपोर्टेंट कंडीशंस है आपके पास, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट में आपके पास ये इंपोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि खत्म हो गए। अच्छा, अभी हम ले रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर, और इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है। अगर आप एक वेक्टर को किसी दूसरे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें और रिजल्टेंट आपको वेक्टर मिल जाए, ठीक है, तो इसको हम वेक्टर, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसमें से क्रॉस है, हम क्रॉस को पुट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास ए वेक्टर, ये आपके पास बी वेक्टर, ठीक है, एंड दिस इज द इनर एंगल। एडिशन ऑफ वेक्टर हो, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर हो, स्केलर प्रोडक्ट हो, वेक्टर प्रोडक्ट हो, तो हम हमेशा इनर एंगल को ही प्रेफर करते हैं। सो दिस इज द इनर एंगल बिटवीन टेल्स ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा इन यूनिट वेक्टर। ये ए बी साइन थीटा, ये आपको किस चीज के बारे में बताता है? ये आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, और ये एन यूनिट वेक्टर आपके पास जो है, ये आपको डायरेक्शन के बारे में बताता है, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर देता है, ठीक है। अगर आप डॉट के देखें तो हमने यूनिट वेक्टर कोई पुट नहीं किया था, क्यों? वो स्केलर था, और स्केलर में यूनिट वेक्टर की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि यूनिट वेक्टर आपको डायरेक्शन देता है, और स्केलर का तो डायरेक्शन होता नहीं है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा इन यूनिट वेक्टर। अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट, वो आपके पास ए बी साइन थीटा होगा, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट में cos थीटा होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा होता है, क्यों? बिकॉज द एंगल इज विद द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अगर एंगल वर्टिकल एक्सिस के साथ हो तो फिर ये ए बी cos थीटा होगा, और डॉट में ए बी साइन थीटा आपके पास होगा, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखें। अच्छा, अब ए क्रॉस बी, अगर ये मैं कुछ एग्जांपल्स भी आपको दूं, फॉर एग्जांपल टार्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, तो आर और एफ वेक्टर है, ये आपको टार्क देता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी एटसेट्रा, ठीक है, ये आपको वेक्टर देता है। अगर ये हमें वेक्टर देता है, तो फिर डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आपके पास क्या होगा? तो रूल के मुताबिक से ए क्रॉस बी है, तो आप अपने दाएं हाथ के फिंगर्स को अलोंग ए करें और इसको रोटेट करें टुवर्ड अ सेकंड वेक्टर, तो ये तब आपको डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर देगा। ये आपके पास ए क्रॉस बी, या ये आपके पास इन यूनिट वेक्टर होगा। अगर मैं लूं ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, तो फिर ये आपके पास सी वेक्टर भी होगा, ठीक है। चूंकि आउट ऑफ द पेज है, ए क्रॉस बी आउट ऑफ द पेज है, तो बोर्ड पे हम इसको अपवर्ड ड्रा करते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिए। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, मैं इसको यहां पर लिख लेता हूं, इसमें जरूरी कुछ पॉइंट्स है। ए क्रॉस बी दिस इज इक्वल टू सी, याद रखिए। सी आपके पास जो है, दिस इज परपेंडिकुलर टू ए, बी आपके पास जो है, दिस इज परपेंडिकुलर टू सी। ये सी ए का भी परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ये सी बी का भी परपेंडिकुलर होगा हमेशा, ठीक है। और याद रखिए, जो सी आपके पास होगा, दिस विल बी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, ये ए और बी के प्लेन का भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये याद रखिए। दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर देता है, वो रिजल्टेंट वेक्टर उन दोनों वेक्टर का भी परपेंडिकुलर होता है, और उन दोनों वेक्टर के प्लेन का भी परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। अगर मैं इस रूम का ये वाला हिस्सा y एक्सिस लूं, ये मैं x एक्सिस लूं, ये z एक्सिस है,
आपका रूम 3D है, ये y, ये x और ये z। ठीक है, तो ये व्हाइट बोर्ड जिस प्लेन में लगा हुआ है, ये y, ये x, ये xy प्लेन होगा। ये क्या होगा? ये xy प्लेन है। ये व्हाइट बोर्ड जिस प्लेन में लगा हुआ है, ये xy प्लेन है। ठीक है, अब अगर आप इन दो वेक्टर्स को देखें, ये आपके पास xy प्लेन है, फॉर एग्जांपल xy प्लेन, द मिसिंग एक्सिस इज अ z एक्सिस, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? ये दिस विल बी द रिजल्टेंट, ये आपके पास रिजल्टेंट। तो आप इस वेक्टर को देखें, ये a का भी परपेंडिकुलर है, ये आपके पास b का भी परपेंडिकुलर है, और ये a और b के प्लेन का भी परपेंडिकुलर है, xy प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स इस तरह पड़े हुए हैं, ये आपके पास z, ये x, ये zx प्लेन है, तो a क्रॉस b, ये आपके पास रिजल्टेंट। आप इस रिजल्टेंट वेक्टर को देखिए, a का भी परपेंडिकुलर, b का भी परपेंडिकुलर और इसके प्लेन का भी परपेंडिकुलर होगा। तो मैं आपके लिए आसान कर लेता हूं, अगर दो वेक्टर्स xy प्लेन में हो, xy प्लेन में, तो मिसिंग एक्सिस कौन सा है? z एक्सिस। अगर दो वेक्टर्स xy प्लेन में है, तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो अलोंग z एक्सिस होगा। और अगर दो वेक्टर्स xz प्लेन में हो, xz प्लेन में हो, तो मिसिंग कौन सा है? y एक्सिस, द रिजल्टेंट विल बी अलोंग y एक्सिस। ठीक है, और अगर दो वेक्टर्स zx प्लेन में है, zy प्लेन में है, ठीक है, तो मिसिंग कौन सा? x, द रिजल्टेंट विल बी अलोंग x एक्सिस। याद रखिए, तो तीन डायमेंशन है x y z। अगर xy प्लेन हो, मिसिंग z, द रिजल्टेंट विल बी अलोंग z एक्सिस। अगर yz मिसिंग x, द रिजल्टेंट विल बी अलोंग x एक्सिस। ठीक है, अगर x और z हो, मिसिंग इज y, द रिजल्टेंट विल बी अलोंग y एक्सिस। तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर देते हैं, वो उस दोनों वेक्टर्स के भी परपेंडिकुलर होता है और उन दोनों प्लेन के भी परपेंडिकुलर। देखिए, r क्रॉस f इज इक्वल टू टार्क, तो टार्क r का भी परपेंडिकुलर होगा, टार्क फोर्स का भी परपेंडिकुलर होगा, टार्क r और f के प्लेन का भी परपेंडिकुलर होगा। हाँ, टार्क का डायरेक्शन, r क्रॉस f का डायरेक्शन, r f sin थीटा n का डायरेक्शन ये सेम होगा। टार्क का डायरेक्शन, r क्रॉस f का डायरेक्शन और नॉर्मल यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन सेम होगा। ठीक है, इसमें ये काफी जरूरी बातें हैं। अब अगर मैं एक एमसीक्यू इसमें बना लूं कि a क्रॉस b इज इक्वल टू c, a क्रॉस b इज इक्वल टू c, फिर आपके पास a डॉट c क्या होगा? ठीक है, आपके पास b डॉट c आपके पास क्या होगा? a डॉट c आपके पास क्या होगा? b डॉट c आपके पास है वो क्या होगा? ए ऑप्शन मैं इसको ले रहा हूं, ए सी cos थीटा n यूनिट वेक्टर, ये आपके पास ए सी cos थीटा। सी ऑप्शन आपके पास नल वेक्टर, डी ऑप्शन आपके पास जीरो। ठीक है, तो देखिए ए डॉट सी आपके पास क्या होगा? जीरो। बी डॉट सी भी आपके पास जीरो होगा। क्यों? सी ए का भी परपेंडिकुलर है, सी बी का भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, और दो वेक्टर्स जो कि परपेंडिकुलर हो, उसका डॉट प्रोडक्ट आपके पास क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सी, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सी विद ए and the dot product of C with B, this will be always equal to 0। ये आपके पास 0 होगा। अगर मैं इस तरह लिख लूं एक MCQ, torque is equal to R cross F and this is equal to RF sin theta in unit vector, then मैं आपसे मुख्तलिफ क्वेश्चंस कर सकता हूं। R cross F dot n unit vector is equal to dash, R cross F dot बल्कि क्रॉस n unit vector is equal to डेश। ठीक है, मैं आपसे यह भी पूछ सकता हूं कि आपके पास जो टार्क होगा, टार्क का डॉट प्रोडक्ट एन यूनिट वेक्टर के साथ, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। ठीक है, टार्क का एन यूनिट वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास ये डेश के बराबर होगा। ठीक है, मैं आर डॉट एन भी आपके पास लिख सकता हूं। आर डॉट एन क्या होगा? एफ डॉट एन आपके पास क्या होगा? ये मुख्तलिफ क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आर क्रॉस एफ डॉट एन, तो R क्रॉस F वो तो RF sin थीटा n के बराबर है और एक n इजाफी है, तो ये आपके पास बन जाएगा RF sin थीटा n डॉट n, और n डॉट n किस चीज के बराबर होता है? 1। तो आंसर आपके पास बन गया, आंसर आपके पास बन जाएगा RF sin थीटा, RF sin थीटा या मैग्नीट्यूड ऑफ अटैक। तो ऑप्शंस में या तो ये होगा या आपके पास ये होगा। ठीक है, अच्छा इसको आप देखिए, RF sin थीटा n क्रॉस n, और ये दोनों सेम डायरेक्शन, ये आपको नल वेक्टर देगा, ये आपको जीरो वेक्टर देगा। इसका आंसर वही ऊपर वाला टार्क, इसका आंसर वही नल वेक्टर। अच्छा, आर डॉट एन, आपको पता है कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर वो टार्क के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और टार्क आर का भी परपेंडिकुलर होता है और फोर्स का भी परपेंडिकुलर होता है, तो ये आपको जीरो देगा। ठीक है, तो ये आपके पास इन क्वेश्चंस के आंसर्स आपके पास बन गए हैं। ठीक है, अच्छा तो मैं इस तरह भी लिख सकता हूं, एक एमसीक्यू में इस तरह भी लिख सकता हूं, R dot L is equal to 0 and
P dot L is also equal to 0, then angular momentum L will be parallel to the parallel to dash. A option R cross P, B option R, C option P, D option आपके पास R डॉट P। तो किसके पैरेलल आपके पास होगा? R क्रॉस P के आपके पास पैरेलल होगा। क्यों? L देखिए कॉमन है, तो अगर दो डिफरेंट वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर के साथ 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये कि इन दोनों को फिर आप क्रॉस करें और ये कॉमन के बराबर होगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम इज पैरेलल टू आर क्रॉस पी। ठीक है, तो ये आपके पास कुछ मॉडल एमसीक्यूज है इन अ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्रॉस प्रोडक्ट किसी भी दो वेक्टर्स का आपको जो रिजल्टेंट वेक्टर देता है उन दोनों वेक्टर का भी परपेंडिकुलर होता है और उन दोनों वेक्टर्स के प्लेन का भी परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बाकी साइन थीटा है, आपको पता है साइन थीटा 0 और 180 पे आपको 0 रिजल्ट देता है और 90 पे आपको मैक्सिमम रिजल्ट देता है। ठीक है, अगर थीटा आपके पास 90 हो तो A क्रॉस B आपके पास है, दिस इज इक्वल टू AB इन यूनिट वेक्टर। A क्रॉस B आपके पास होगा, इट विल बी इक्वल टू AB इन यूनिट वेक्टर, इट मींस द मैक्सिमम रिजल्ट। ठीक है, अगर मैं प्रॉपर्टीज को डिस्कस करूं, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट के प्रॉपर्टीज याद रखिए। क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास जो है, क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास जो है, दिस इज एंटी कम्यूटेटिव। द क्रॉस प्रोडक्ट इज अ एंटी कम्यूटेटिव, मतलब ये है A क्रॉस B ये हमेशा माइनस B क्रॉस A के बराबर होगा। A क्रॉस B ये हमेशा आपके पास माइनस B क्रॉस A के बराबर होगा। इट मींस द क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव। ठीक है, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं ये अगर A क्रॉस B है, ये A क्रॉस B है, A क्रॉस B ये, तो B क्रॉस A इनटू द पेज ये आपके पास B क्रॉस A होगा। तो अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर्स के पोजीशंस को चेंज कर जाए, द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर विल बी चेंज, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी चेंज, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, सिर्फ डायरेक्शन चेंज होगा। ठीक है, ये बात याद रखें। अच्छा, मैं अगर इसको इस साइड पे शिफ्ट करूं, A क्रॉस B, इसको आप यहां पर शिफ्ट करें प्लस B क्रॉस A, ये आपको नल वेक्टर देगा। और इसका स्टेटमेंट किस तरह बनेगा? द सम of cross product of A and B to the cross product of B and A is equal to a null vector or zero vector. The sum of cross product of A and B to the cross product of B and A is equal to a null vector. बस इस स्टेटमेंट पे समझने की कोशिश करें, ज्यादातर स्टूडेंट स्टेटमेंट को नहीं समझते। The sum of cross product of A and B to the cross product of B and A is equal to a null vector. ठीक है, मैं अगर इसका मैग्नीट्यूड ले लूं, ठीक है, the magnitude of sum of cross product of A and B to the cross product of B and A, this is equal to 0। ठीक है, ये आपके पास 0 के बराबर होगा। और अगर मैं इस तरह लिख लूं, the sum of magnitude of cross product of A and B to the cross product of B and A, this will be not equal to 0, ये 0 से ज्यादा आपके पास होगा। ठीक है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि A क्रॉस B कब प्लस B क्रॉस A के बराबर होगा, मैं अगर आपसे ये पूछूं A क्रॉस B कब आपके पास प्लस B क्रॉस A के बराबर होगा, तो देखिए, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 और थीटा इज इक्वल टू 180, if the vectors are parallel or anti-parallel, then A cross B will be equal to B cross A, or A is equal to 0 or B is equal to 0, or both A is equal to 0 and B is equal to 0। अगर सिर्फ A 0 हो या सिर्फ B 0 हो, ठीक है, या A और B दोनों आपके पास 0 हो, तो फिर A क्रॉस B वो प्लस B क्रॉस A के बराबर होगा। ठीक है, अगर A और B भी नॉन 0 हो और वेक्टर्स पैरेलल और एंटी पैरेलल भी ना हो, तो फिर A क्रॉस B कभी B प्लस B क्रॉस A के बराबर नहीं होगा, बल्कि A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A के बराबर आपके पास होगा। ठीक है, तो ये बात याद रखें। दीज आर द इंपॉर्टेंट डिस्कशन in the start of the cross product, ठीक है, of two vectors। सेकंड में ले रहा हूं, सेकंड पॉइंट में ले रहा हूं, the cross product of vector with itself, this is equal to a null vector or zero vector। A cross A, B cross B, C cross C, this is equal to a null vector। ये आपके पास null vector के बराबर होगा। So the cross product of a vector with itself will be always equal to a null vector।
थर्ड आपके पास जो है द क्रॉस प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर्स, द क्रॉस प्रोडक्ट फॉर यूनिट वेक्टर्स, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ यूनिट वेक्टर with itself, this will be always equal to a null vector. हमेशा आपके पास null vector के बराबर होगा. The cross product of a vector with a negative unit vector, this will be also equal to a null vector. और देखिए अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट दो वेक्टर्स का ले रहे हैं, ये आपके पास i जो कि x, ये आपके पास j जो कि y, ये आपके पास k जो कि z एक्सिस है. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज में i क्रॉस j, तो ये आपको मैंने आपको पहले बताया था i क्रॉस j का मतलब क्या होगा, एक्स वाई प्लेन. ठीक है, रिजल्टेंट विल बी अलोंग z एक्सिस. ठीक है, अगर आपके पास ये दो वेक्टर्स इस प्लेन में हो, j क्रॉस k, ये आपके पास क्या होगा, दिस विल बी इक्वल टू i यूनिट वेक्टर. ठीक है, और अगर आप लोग k क्रॉस i लिख ले, दिस विल बी इक्वल टू j यूनिट वेक्टर. तो एंटी क्लॉकवाइज में क्रॉस प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है. ठीक है, और अगर आप इसको उल्टा करें लाइक दिस, j क्रॉस i क्लॉकवाइज ये माइनस k के बराबर होगा. ठीक है, k क्रॉस j ये आपके पास माइनस i यूनिट वेक्टर के बराबर होगा. i क्रॉस k ये आपके पास माइनस j के बराबर होगा. एंटी क्लॉकवाइज में क्रॉस प्रोडक्ट आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगा और क्लॉकवाइज में क्रॉस प्रोडक्ट आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा. तो i j वो आपको k, ठीक है, जे के वो आपको आई, के आई वो आपको जे. एंटी क्लॉकवाइज में, क्लॉकवाइज में इसके साथ आप नेगेटिव लगा लें. ठीक है, अच्छा, अब फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास जो है द क्रॉस प्रोडक्ट इन अ कंपोनेंट्स फॉर्म, द क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट्स फॉर्म. अगर आपके पास वेक्टर है ए वेक्टर ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, और बी वेक्टर आपके पास बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के. ए वो भी कंपोनेंट्स फॉर्म में, बी आपके पास वो भी कंपोनेंट्स फॉर्म में है. ठीक है, और अभी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ए क्रॉस बी आपके पास क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला आपके पास जो है, ठीक है, वो ये है ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई प्लस ब्रैकेट लगा ले जे यूनिट वेक्टर. ठीक है, अगर आपके पास ये जे यूनिट वेक्टर आपने लगा लिया तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड. ठीक है, प्लस ब्रैकेट लगा ले के यूनिट वेक्टर, और अगर जेड एक्सिस आपके पास हो तो ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स. तो ये लंबा चौड़ा फॉर्मूला है. ठीक है, जिसको आप लोगों ने याद करना होगा. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट्स फॉर्म. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट इन कंपोनेंट्स फॉर्म. ठीक है, तो अब आपके पास ए वाई बी जेड ये सब गिवन है, इसमें पुट करें आपके पास आंसर आएगा. ठीक है, अच्छा, अब ये लंबा चौड़ा फार्मूला है, इसको आप याद किस तरह करेंगे. अगर आपके ज़हन में ये आ रहा है कि इसको हम याद किस तरह करेंगे, तो इसका बहुत आसान तरीका है. एक्स वाई जेड दो दफा लिख लें. ए क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट में पहला वेक्टर कौन सा है, ए है. अगर मैंने आई यूनिट वेक्टर लिख लिया तो एक्स का डायरेक्शन है ये एक्स, तो प्रोडक्ट वाई जेड का होगा. प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा, वाई जेड का. तो ए का वाई बी का जेड. ठीक है, ए का वाई, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में पहले वेक्टर ए है, ए का वाई बी का जेड. अब माइनस लगा लें, अब उल्टा ए जेड बी वाई प्लस ब्रैकेट लगा लें. ठीक है, जे यूनिट वेक्टर, जे वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वाई खत्म. तो आपके पास प्रोडक्ट जेड एक्स, तो ए क्रॉस प्रोडक्ट में पहले तो ए का जेड, ठीक है, बी का आपके पास क्या होगा, एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स बी जेड पे उल्टा करके आप आ जाए. ठीक है, प्लस ब्रैकेट लगा लें के यूनिट वेक्टर. अब के ये आपके पास जेड एक्सिस. ठीक है, तो ये आपके पास एक्स वाई, तो ए का एक्स बी का वाई माइनस, अब वाई से उल्टा एक्स की तरफ जाए, ए वाई बी एक्स के यूनिट वेक्टर. तो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला आपके पास आ जाए. ठीक है, लंबा चौड़ा फार्मूला है और इसी को आपने इस तरीके से याद करना होगा. ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं, ये तो आपके पास वेक्टर इन क्रॉस प्रोडक्ट इन वेक्टर फॉर्म इन कंपोनेंट्स फॉर्म आपके पास बन गया. अगर मैं लिख लो R इज इक्वल टू 2I प्लस 3J मीटर, और फोर्स आपके पास जो है 3I माइनस J न्यूटन. अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट विल बी द टॉर्क, टॉर्क आपके पास है वो क्या होगा.
ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं 6i माइनस 3j न्यूटन मीटर। ठीक है, 5i माइनस 2j न्यूटन मीटर। ठीक है, ये आपके पास -11 न्यूटन मीटर, और डी ऑप्शन आपके पास जो है दैट इज नल वेक्टर। ठीक है, ठर क्या होगा आपके पास? तो ये आपके पास आर है, ये आपके पास एफ है। अब ठर क्या होगा? तो आपको पता है कि ठर इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, अब क्या करेंगे आप लोग? सबसे पहले गिवन वेक्टर्स को देखें। ये वेक्टर किस प्लेन में है? ये एक्स वाई प्लेन में है। ये किस प्लेन में है? ठीक है, ये भी आपके पास एक्स वाई प्लेन में है। ठीक है, वहां पर मैंने आई क्रॉस जे, जे क्रॉस के जो मैंने वर्ड इस्तेमाल किया था प्लेन के लिए, तो वो आपके पास बेसिकली ये तरीका। ठीक है, एक्स वाई प्लेन, ये एक्स वाई प्लेन। तो अगर ये दोनों वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन हो, रिजल्टेंट विल बी अलोंग जेड एक्सिस। रिजल्टेंट आपके पास अलोंग जेड एक्सिस होगा। सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ये अच्छा, इसके साथ के आपने लिखना होगा -11 के न्यूटन मीटर। तो सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, के जेड एक्सिस मुझे पता चल गया है, सॉल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अगर दोनों वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में हो, रिजल्टेंट विल बी अलोंग जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस से एक ऑप्शन है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, यही आंसर हो। ठीक है, अगर आपने सोल्यूशन करना है तो एक्स वाई प्लेन है, रिजल्टेंट जेड एक्सिस, तो सिर्फ आपने इसको, इस पार्ट को उठाना होगा, ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। ठीक है, इसको आप लोगों ने उठाना होगा, तो आपके पास आंसर। ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, अगर दो वेक्टर्स एक्स वाई प्लेन में हो, एक्स वाई प्लेन में, तो रिजल्टेंट जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस में अगर एक ऑप्शन है तो सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है। अगर एक चारों ऑप्शन जेड एक्सिस से हैं, तो फिर आपने क्या करना होगा? एक्स वाई प्लेन है, रिजल्टेंट जेड एक्सिस, तो सिर्फ ये जेड एक्सिस वाला कंपोनेंट इससे उठा ले, बाकी जीरो। ये भी जीरो आपको देगा, ये भी जीरो। इस कंपोनेंट को उठाकर फिर आप रिजल्ट को निकाल ले। ठीक है, तो ये आपके पास जो है इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसका मैं अगर लिख लूं तो टार्क आपके पास होगा ब्रैकेट लगाकर के यूनिट वेक्टर आर एक्स एफ वाई माइनस आर वाई एफ एक्स। ठीक है, तो ये आपके पास जो है जरूरी पॉइंट्स आपके पास आ गए। अच्छा, अब अगर आप लोगों से कोई पूछ ले, अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि ए क्रॉस बी, ए डॉट बी के बराबर कब होगा? कभी नहीं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर देते हैं, डॉट प्रोडक्ट आपको स्केलर देता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट कभी भी डॉट प्रोडक्ट के बराबर नहीं हो सकता। हां, मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स वो डॉट प्रोडक्ट के बराबर हो सकता है, और वो आपके पास कब होगा? अगर थीटा आपके पास 45 डिग्री हो। अगर थीटा आपके पास क्या हो? 45 डिग्री हो, तो फिर मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बराबर हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय ए डॉट बी, द रेशियो of magnitude of the cross product of two vectors a and b to the dot product of two vectors a and b, this is equal to tangent theta। ठीक है, और थीटा आपके पास क्या होगा? tan inverse a cross b मैग्नीट्यूड डिवाइड बाय a डॉट b। ठीक है, ये आपको क्या देगा? ये आपको देगा द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये आपको दो वेक्टर्स के एंगल्स के बारे में बताएगा। तो अगर आपको मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट गिवन हो और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स गिवन हो, और आपसे पूछ लिया जाए व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो इससे आप एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स को मालूम कर सकते हैं। अगर मैं लिख लूं ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 10 अंडर द रूट ऑफ 3 एंड ए डॉट बी आपके पास जो है दिस इज इक्वल टू 10, थीटा इज इक्वल टू डैश बिटवीन ए एंड बी। ए ऑप्शन आपके पास जो है वो आ गया 30 डिग्री, बी ऑप्शन 60 डिग्री, सी ऑप्शन 120 डिग्री, और डी ऑप्शन आपके पास जो है 45 डिग्री। तो आपके पास आंसर 60 डिग्री आएगा। अगर उस फार्मूले में आप लोग इसको पुट करें तो आपके पास वो रिजल्ट आएगा। अगर मैं एक एमसीक्यू बना लूं कि आई डॉट जे क्रॉस के दिस विल बी इक्वल टू डैश, ए ऑप्शन आपके पास आई, बी ऑप्शन आपके पास 1, सी ऑप्शन आपके पास नल वेक्टर, डी ऑप्शन आपके पास 0। तो आप ये देखें जे क्रॉस के ये आपको आई देगा, ये आपको क्या देगा? आई देगा। तो अगर ये आपको आई देगा तो आई डॉट आई इज इक्वल टू 1, दिस इज द आंसर। पहले आप ब्रैकेट वाले को सॉल्व करें, फिर आप ही अगर ब्रैकेट नाउ आई डॉट जे क्रॉस के, तो पहले आप क्या करें? ठीक है, आप आई आप जो है जे क्रॉस के को पहले कोशिश करें सॉल्व करें, फिर उसका डॉट प्रोडक्ट आप आई के साथ निकाल लें। ठीक है, तो इस किस्म के क्वेश्चंस भी आपके पास इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट में इंपॉर्टेंट डिस्कशन आपके पास हो गया है। अब अगर मैं लिख लो
द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो याद रखिए मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट जो कि ए बी साइन थीटा के बराबर है, ये आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा। ये आपको क्या देगा? एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम देगा। ठीक है, अब इसको मैं लिख सकता हूं। अगर मैं लिख लू ए इज नॉट इक्वल टू बी एंड थीटा इज नॉट इक्वल टू 90, अगर ए और बी बराबर ना हो और थीटा 90 ना हो, तो फिर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड आपके पास जो है ये आपको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देगा, जिसे हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, इफ ए इज नॉट इक्वल टू बी, थीटा इज इक्वल टू 90, तो फिर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल देगा, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल देगा। इफ ए इज इक्वल टू बी एंड थीटा इज इक्वल टू 90, तो फिर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड वो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर देगा। तो मैं अगर जनरली लिखना चाहता हूं, जनरली, तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा ये आपको एनी प्लेन एरिया देगा, ये आपको एनी प्लेन एरिया देगा। और देखिए क्रॉस प्रोडक्ट में अगर एक चीज आप देखें, ठीक है, यहां पर फिजिकल सिग्निफिकेंस में अगर आप एक चीज देखें तो वेक्टर एरिया का डिफिनीशन क्रॉस प्रोडक्ट से आया है। इफ द एरिया इज फ्लैट इट इज कंसिडर्ड टू बी वेक्टर, इफ द एरिया इज फ्लैट इट इज कंसिडर्ड टू बी वेक्टर। और आपके बुक में एक चीज लिखा गया है कि इफ द एरिया ट्रेवर्स इज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब अगर मैं ये लू ए, ये आपके पास बी है एंड दिस इज द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। अगर ए क्रॉस बी हो, आप मेरे फिंगर्स को देखें, एंटी क्लॉकवाइज। इफ द एरिया ट्रेवर्स का मतलब होता है इनक्लोज्ड, इज एंटी क्लॉकवाइज, एरिया का जो नॉर्मल यूनिट वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा। ठीक है, तो एरिया इज इक्वल टू प्लस ए एन, ये कहां से आ गया? ये ए क्रॉस बी से। द एरिया ट्रेवर्स इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर मैं लिख लू एरिया आपके पास ये माइनस ए एन के बराबर होगा, नेगेटिव, कब? बी क्रॉस ए। इफ द एरिया बी क्रॉस ए को आप देखिए बी क्रॉस ए, तो एरिया ट्रेवर्स इज क्लॉकवाइज। आप मेरे फिंगर्स को देखिए, क्लॉकवाइज, नॉर्मल यूनिट वेक्टर इज इनटू द पेज, द एरिया इज कंसीडर्ड टू बी नेगेटिव। एरिया आपके पास होगा वो क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ठीक है, थैंक यू सो मच।